गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज 6 मीटिंग का एक पेज बाकी है तो वो पढ़ लेंगे, बाद में 7th मीटिंग पर जाएंगे। उससे पहले एक और बात करते हैं। लेक्चर से पहले मैं कुछ बात करना इसलिए चाहता हूँ कि आपको एक कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो सके, क्योंकि कई तावड़िया जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है पर सब कुछ पता नहीं होता है हमें। तो ये और कई बार क्या होते कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि कई सामान्यतः हमें कहीं से भी जवाब नहीं मिलते हैं, पर ऑलमोस्ट सबके जवाब पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में है। तो मैं कहीं कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के ये यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ। तो एक प्रकार का एक समझो एजुकेशन ही है, कि हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक प्रश्न लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई ये एक भगवान ने सृष्टि तो बनाई है तो ठीक है, पर उसके अंदर अच्छाई है वो भी बरोबर है, पर इसके साथ में बुराई क्यों है? एक शांति है तो उसके साथ में अशांति क्यों है? तो ये जो है वो, और उसके साथ में ये तो ठीक है, पर कभी और आगे जाके फिर हम ये डेविल, एविल, शैतान, इन सब की बात करते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि भाई ये शैतान किसने बनाया? वो भगवान ने बनाया क्या? तो वो कैसे आ गया और कहाँ से आ गया? और लोग मानते हैं कि भाई शैतान जैसा कुछ है और हमें परेशान करता रहता है। तो ये जो है वो शैतान कहाँ से आया? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर होते हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिलता है सामान्यतः, और शास्त्र भी इसकी कुछ क्लैरिटी करते नहीं हैं। पर तावड़िया जी ने इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बताई है और साइंटिफिकली बताई है, मतलब वो चीज़ें कहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ तक जाके उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। तो ये बात फिर हमारे अंदर एक क्लियर होती है। तो यही प्रश्न आज मैं इसको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे अंदर प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई ये दूसरी जो नेगेटिव चीज़ है वो आई कहाँ से और क्यों आई। तो पहली बात तो ये कि ये सृष्टि की रचना ही एक ड्यूअलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर हुई है। तो ये गेम का एक भाग है और एक जिसको कहते हैं कि एक नियम समझो, कि जो भी समझो कि एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक या फंडामेंटल एक प्रिंसिपल समझो कि दो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी गेम, एक खेल के रूप में ये सारी चीज़ों को लिया गया। और जो डिवाइन फ्रेगमेंट हमारा आत्मा तत्व जब ऊपर से आया तो उसको प्ले करने के लिए, उसको थोड़ा परेशान करने के भी लिए, उसको थोड़ा बांधने के भी लिए, उसके लिए ये बुराई और अच्छाई दोनों को रखा गया। अब जिसको हम ये बुराई वगैरह कहते हैं वो है क्या और कहाँ से आई? तो अस्तित्व, हम जानते कि अस्तित्व जो है वो परमात्मा ने बनाया, और परमात्मा यहाँ हमारे लिए चित्ती शक्ति है, क्योंकि चित्ती शक्ति ने ये तीनों लोक को बनाया है। अब तीनों लोक को चित्ती शक्ति जो बनाया है वो 3 तत्वों से बनाया हुआ है। एक तत्व है उसको डिविनिटी कहते हैं, दूसरा तत्व है इसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, और तीसरा तत्व है उसको डिवाइन विल कहते हैं। तो ये 3 तत्वों से हमारी सृष्टि पूरी भू भुआ स्व, ये तीनों लोग बने हुए हैं। और ये जो 3 है, डिविनिटी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और डिवाइन विल, उसके अंदर से हमेशा कुछ रेज निकलते हैं, और वो रेज जो है वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव जो रेज है उससे कंस्ट्रक्टिव सारी चीज़ें ये सृष्टि के अंदर बनती है, और जो नेगेटिव रेज निकलते हैं तीनों से, उससे जो नेगेटिव चीज़ें जो है पूरी ब्रह्मांड के अंदर वो सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे कि एक वो कहते हैं कि जो डिविनिटी है, तो डिविनिटी का नेगेटिव रेज से ब्रह्मांड के अंदर
एटॉमिक और न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो बनती है, और उसका उपयोग फ्यूज़न और फिजन प्रोसेस में होता है। तो ये नेगेटिव इसका पार्ट है जिसमें से एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है ये डिविनिटी में से। फिर तो इसका उपयोग व्यक्ति क्या कर सकता है उसके ऊपर सब आधार है। इसी तरह जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसके अंदर से जो नेगेटिव रेज निकलते हैं उसके परिणाम जो हमारे यहाँ जो खराब चीज़ें चलती है वो सारी चीज़ें इससे होती है, जैसे कि डैमेज, कुछ चीज़ डैमेज हो जाना, या फ्रिक्शन, घर्षण होता है कि झगड़ा होता है, ये सारी चीज़ें होती है, या फिर क्राइम, गुनाह होता है, या व्यक्तियों के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं बनते हैं, ये भी जो है वो सब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के नेगेटिव रेज से बनते हैं। और इसीलिए तावलिया जी पर्पस के अंदर क्या कहते हैं, इट इज नेचुरली द सोर्स ऑफ ऑल इविल इन एग्जिस्टेंस एंड वर्क्स लाइक द डेविल और शैतान, बट नॉट एज personified entities as the शास्त्रास और स्क्रिप्चर्स वुड से। तो ये जो है हमारे अंदर जो ये चीज़ आई कहाँ से, तो ये इसका जवाब ये है कि ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो तत्व है उसके जो नेगेटिव रेज है उसके कारण ये ब्रह्मांड के अंदर ये चीज़ जो है वो फैलती रहती है। और ये अभी क्या हुआ गया कि शास्त्रों के अंदर ये डेविल, शैतान, क्योंकि हर धर्म के अंदर ये शब्द तो उपयोग हो गए हुए हैं, हमारे यहाँ दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये शब्दों को फिर हमने पकड़ लिया है और इसको जैसे कि ये चीज़ पर्सोनिफाइड है, इस तरह की एक व्यक्तिगत कोई रूप में ये चीज़ है, इस तरह को हमने मान लिया कि भाई शैतान जैसा कोई व्यक्तिगत है, या जैसे क्रिश्चियनिटी में डेविल का ये किया जाता है, तो कोई डेविल जैसा तत्व जो है वो व्यक्तिगत रूप में पर्सोनिफाइड उसको किया गया है, वो जरा गलत है। पर माइंड जो है वो हमारा इस तरह की कुछ न कुछ चीज़ बनाते रहता है। तो ये चीज़ जो है वो एक्चुअली इस तरह आई हुई है। तो ये तीन चीज़ है, डिविनिटी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और डिवाइन विल, उससे पूरी सृष्टि बनी है। और उसके जो पॉजिटिव जो है रेज, उससे पॉजिटिव चीज़ें बनी है और नेगेटिव रेज से नेगेटिव चीज़ें बनी है। इतना एक मुझे एक्स्ट्रा आपको बताना था। तो आपको अभी ये फिर डाउट या प्रश्न नहीं रहेगा कि भाई ये एक बात तो क्लियर है कि जो कुछ बना है, जिसको हम भगवान या सृष्टिकर्ता कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी कहते हैं, उससे ही सब कुछ आया है। तो फिर हमें इससे डरने की या भागने की, या क्योंकि इसके नाम पर लोग न जाने क्या क्या विधियाँ, ये वो, घर के अंदर ऐसा कुछ घुस गया है तो ये विधि कराओ, वो विधि कराओ, ये अशुभ है, वो अशुभ है, इस तरह यहाँ तक कि मृत्यु को भी अशुभ कह दिया। अब मृत्यु कैसे अशुभ हो गया? ये तो मृत्यु तो एक प्रक्रिया है, एक जीवन का भाग है। तो इस तरह जो हमारे अंदर जो एक गलतफहमियाँ है, ये सारी गलतफहमियाँ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो भी कोई कभी भी ये कोई ऐसी बात करे भूत प्रेत शैतान वगैरह की, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आया है तो अल्टीमेटली तो परमात्मा के ही कोई स्वरूप से आया है, तो इससे कुछ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो अच्छे आदमी है, सच्चे आदमी है, उसका कुछ बुरा कोई चीज़ नहीं कर सकती है। तो हमारे अंदर अच्छी चीज़ों को पलपने की ज़रूरत है। अब लास्ट टाइम हमने 6 मीटिंग के अंदर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे किस तरह होता है, वो बात इम्पोर्टेंट बात हमने देखी थी कि जैसे व्यक्ति पैसिव अवेयरनेस से एक्टिव अवेयरनेस की ओर जाती है तो उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो पहली स्थिति तो ये है कि जो आदमी सामान्य आदमी है, पैसिव अवेयरनेस से जीता है, जो कुछ नहीं करता है, उसकी स्थिति है वो पैसिव अवेयरनेस की स्थिति है, जिसको हम 2482 भी कहते हैं। अब साधक थोड़ा ऊपर गया और उसका ऑब्जर्वेशन अंदर चालू हो गया, तो उसका ऑब्जर्वेशन से उसके अंदर धीरे धीरे करके एक्टिव अवेयरनेस उसके अंदर बनने लगी। तो वो ऑब्जर्व क्या करता है कि एक तो विचारों का जो प्रभाव उसके अंदर जो चल रहा है,
उसको वो देख रहा है, और साथ साथ में जो उसका ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है उसको भी देखता है। ये देह तंत्र किस तरह काम करता है, देह तंत्र में क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों का, तो दोनों चीज़ का वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है। तो ये दूसरा जरा ग्रेड बन गया, थोड़ा ऊपर का, कि इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन की एक क्वालिटी डेवलप हो गई। उसके भी ऊपर जब ये व्यक्ति जाती है और उसकी एक्टिव अवेयरनेस बढ़ती है, तो फिर उसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल माइंड जो है चित्त, उसके द्वारा उसका ऑब्जर्वेशन चालू होता है। मतलब कि चित्त का जो प्रवाह अंदर आता है और जो चित्त बनता है, तो चित्त के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन उसके अंदर आया। मतलब कि यहाँ ब्रेन और माइंड जो है वो दो अलग हो गए। अब यहाँ माइंड कैटालिस्ट के रूप में आ गया है और वो कैटालिस्ट वो अब ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये एक बहुत ऊंची स्थिति है। नॉर्मली जो हम शुरुआत करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो उसके अंदर माइंड और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फिर जाके आगे जाके ये माइंड और ब्रेन दोनों अलग होते हैं। तो ये एक और प्रकार की स्थिति बनती है। और फिर लास्ट के अंदर तो पूरी चित्ती शक्ति जो है वही व्यक्ति के ऑर्गेनिज्म के अंदर बहती रहती है, और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। और इस तरह हम जिसको कहते हैं 3B की स्थिति, इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो ये अल्टीमेट डेवलप है। हालांकि उसके ऊपर का भी डेवलपमेंट जो है वो 3C का है, पर यहाँ ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में ये स्थिति सबसे ऊंची है। 3B की स्थिति है वो सबसे ऊंची स्थिति है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए मापदंड है। हमें भी इस तरह हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो ये पेज नंबर 88 के ऊपर है, जेरोक्स के अंदर। उसके अभी आगे पढ़ते हैं। Men as we find them in their waking state are unaware even of their physical behavior and the ways their bodies move, expressions fleeting across their faces and the manner in which their voice sound. अब हमारे अंदर इतनी बेहोशी है कि सामान्य व्यक्ति जो है वो ये कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ये चीज़ों के प्रति अनअवेयर है। किन चीज़ों के प्रति? कि उसका फिजिकल बिहेवियर क्या है। तो व्यक्ति फिजिकल बिहेवियर क्या करता है, किस तरह उठता है, बैठता है, उसके चेहरे पर किस तरह भाव आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है, जब व्यक्ति बोलता है व्यक्ति, तो उसका वॉइस जो है उसकी क्वालिटी क्या है। और हमेशा वॉइस की क्वालिटी है वो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, या स्टेट ऑफ माइंड के साथ, या स्टेट ऑफ ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आपका दिमाग शांत होगा, सब ठीक होगा, तो आपका वॉइस, आप चिल्ला नहीं पाओगे, आप शांति से बोलोगे, और सब कुछ जो वॉइस है उसकी एक क्वालिटी अलग होगी। आप इमोशनल ज़्यादा होंगे तो आपकी वॉइस की क्वालिटी एकदम अलग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे अंदर और दूसरे के अंदर, क्योंकि ये भी हमने देखा था कि पहले दूसरा का ऑब्जर्वेशन करना है, फिर वही चीज़ हमें अपने अंदर करना है, और क्रिटिसिज्म किए बिना, उसकी आलोचना किए बिना ये ऑब्जर्व करना है। दूसरों को भी ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, पर कुछ गलत देख के उसकी आलोचना नहीं करनी है कि अरे इसके अंदर तो ये खराबी है, ये खराबी है, तो आलोचना कर दी, तो वो नहीं होना चाहिए। खाली सिर्फ ऑब्जर्व करके हमें सीखना है, और फिर हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा बिहेवियर, एक्सप्रेशंस वगैरह, इनको टाइम टू टाइम हमें ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। पर जब तक अवेयरनेस डेवलप नहीं होती है तब तक ये चीज़ बेहोशी में ही सब कुछ होता रहता है। अब डॉक्टर किंग के 2 कोटेशंस यहाँ उन्होंने लिए हैं। एक बात है कि पीपल हैव सब्जेक्टिव इमेजेस ऑफ देमसेल्व्स दैट आर इल्यूजरी। दिस सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इज a kind of sleepwalking
and sleep talking and is a passive low level of experience. अब व्यक्ति जो है वो एक उसको अपनी एक छवि तो वो बना ही लेता है, सब्जेक्टिव मतलब स्वलक्षी छवि जो है वो अपनी बना लेता है, और फिर वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ऐसा है कि जैसे कि वो सब कुछ नींद में ही कर रहा है, वो बातें कर रहा है तो नींद में बात कर रहा है, वो चल रहा है तो नींद में चल रहा है, तो सारी चीज़ें जैसे कि वो नींद में ही कर रहा है, इस तरह की व्यक्ति की स्थिति है। और ये यही होता है, हम देखते हैं कि सब जगह के ऊपर जो कुछ व्यवहार होता है, जब तक जागृति नहीं आती है तो सब कुछ व्यवहार जैसे हम नींद में सब कर रहे हैं, इस तरह का ही ये सब व्यवहार होता है। और उसकी ये अवेयरनेस के लेवल पर इसको देखा जाए तो बहुत लो लेवल का पैसिव लो लेवल की अवेयरनेस उस दौरान हमारे अंदर होती है। तो एक ये कोटेशन डॉक्टर किंग का है। दूसरी बात डॉक्टर किंग कहते हैं कि वन एक्सपीरियंसेस एज इमोशंस एंड थॉट्स ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द basal ganglia and cortical integration, that is emotional and intellectual, but one does not experience the neurological reality of their occurrence, and thus one is under the delusion of authorship. तो एक कठिन बात उसने बताई है, पर बात ये है कि जिसको हम भाव और विचार कहते हैं, और भाव और विचार का जो हमें अनुभव होता है वो एक मूल रूप में ज्ञान तंत्र और ब्रेन का जो हिस्सा है, जो कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का हिस्सा है, ये दोनों का इंटीग्रेशन जब संकलन होता है तब ये चीज़ बनती है। तो हमारे अंदर भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, वो क्या है कि जिसके अंदर ब्रेन का एक फंक्शन है और उसके साथ में हमारा ज्ञान तंत्र या तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, उसका दोनों के कारण ये विचार और भाव हमारे अंदर आते हैं। लेकिन व्यक्ति जो है वो न्यूरोलॉजिकल जो रियलिटी है, मतलब ज्ञान तंत्र की वास्तविकता है, उसकी जो घटना का अनुभव नहीं करता। मतलब कि अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस क्या चल रही है, हमें भाव का अनुभव होता है, हमें विचारों का भी अनुभव होता है, पर इसके पीछे जो प्रोसेस है, न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेस है, उसको कभी भी हमें उसका अनुभव हमें नहीं होता। जो करता है उसका अनुभव हमें वो एक डेल्यूजन के रूप में कर्ता का अनुभव हमें होता है, तो रियल अनुभव हमें वहाँ नहीं होता है। द ऑर्गेनिज्म इज ए बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंजिंग मूड्स, एंड सो द पर्सनालिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। अब ऑर्गेनिज्म में है क्या कि ये जो हमारे अंदर जो सब विचार वगैरह जो चलता रहता है वो एक विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर में ही चलता है। और तो ऑर्गेनिज्म पूरा जो एक बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है जिसके अंदर विरोधाभासी है, ये भी है वो भी है, ये भी करूं वो भी करूं, और हमारे विचारों के अंदर तो ये बहुत सारा रहता है। एक पॉइंट के ऊपर लगता है कि नहीं ये मुझे ये करना चाहिए, थोड़ी देर के बाद लगता है कि नहीं इसके बदले में तो ये होना चाहिए। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अंदर हमारे अंदर चलता रहता है और उसको ही हम मूड कहते हैं। तो मूड जैसे बदलता है इस तरह हमारे अंदर ये विचारों जो है कॉन्ट्राडिक्शन, वो अलग अलग विचार बनते रहते हैं और सामने आते हैं। और इसी तरह हमारी पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती है, क्योंकि जो चीज़ अभी बाहर आई इस तरह की हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। हम सैड हो जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी जैसे सैड हो गई, हम खुश हो जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी खुश हो गई, इस तरह का हमारी अभिव्यक्ति होती है। In all judgments of standard has been the structured functional mechanism and its state at the moment. अब यहाँ क्या कहते हैं कि all the judgment, जो हमारे जो सब जजमेंट जो है, जो निर्णय होते हैं, वो हमारा एक स्टैंडर्ड, मतलब कि जो हमारा मापदंड होता है, मानदंड कहते हैं, वो उस क्षण की अवस्था तथा यांत्रिक कामगिरी के ऊपर आधारित है। तो ये जो एक मैकेनिज्म अंदर पड़ा है, फंक्शनल मैकेनिज्म, जिसको हम यांत्रिक कामगिरी कहते हैं, उसके ऊपर और उस क्षण की जो है
वो अवस्था होती है उसके ऊपर आधारित है। मतलब क्या कि हम जो निर्णय लेते हैं उसका आधार उस क्षण की अवस्था तथा जो फंक्शनल मैकेनिज्म है उसके ऊपर है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम ये कोई एक निर्णय लेना है हमें, तो जैसे कि अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ आपको एक निर्णय लेना है कि भाई अभी सुनना है कि नहीं सुनना है। या मानो कि बीच में कोई फ़ोन आ गया, तो भाई फ़ोन अभी अटेंड करना है कि लेक्चर सुनना चालू रखना है। तो इस तरह का जो एक स्थिति बनती है उसके अंदर जो हम निर्णय लेते हैं, तो उस समय की स्थिति के ऊपर आधार होगा कि ये कौन सी स्थिति है। अभी मैं यही मैं कंटिन्यू रखूं कि इसके बदले अलग करूं, तो वो समय की स्थिति के ऊपर उसका आधार रहेगा। और फिर जो हम जो करेंगे वो हमारा फंक्शनल मैकेनिज्म होगा। तो फिर बात चालू कर दी तो ये वो एक अलग फंक्शनल मैकेनिज्म होगा, या फिर जो चीज़ है उसकी कंटिन्यूटी रखी तो वो अलग फंक्शनल मैकेनिज्म रहेगा। तो इस तरह हमारे निर्णय जो है वो उसका जो स्टैंडर्ड है या मापदंड है वो इस तरह होता है। दिस इज द स्टेट इन विच ट्रांसग्रेशंस are committed by individuals, societies and nations. Yet it is not easy to cure or overcome this lethargic state except by practices. अब ये जो हमारे अंदर की जो स्थिति है, जो निर्णय करने की या जिस प्रकार की, उसका जो है वो ट्रांसग्रेशन मतलब उसका उल्लंघन जो है वो सोसाइटियों द्वारा या विविध देशों द्वारा होता रहता है। तो हमारा व्यक्तिगत कुछ निर्णय होता है, पर उसका सोसाइटी का इन्फ्लुएंस या नेशंस का, देशों का इन्फ्लुएंस या वर्तमान जो स्थिति है, इन सारी चीज़ों का जो एक इन्फ्लुएंस या एक असर हमारे अंदर आती है। तो इस तरह ये सोसाइटी और नेशंस इस तरह का ट्रांसग्रेशन हमारे अंदर करते हैं, या ये स्थिति हमारे अंदर इस तरह की बनती रहती है। पर ये जो स्थिति है उसको ओवरकम करना, उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, सिवाय कि हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो इस तरह की जो हमारा एटीट्यूड ये जो है उसको चेंज कर सकता है। और फिर जो सोसाइटी वगैरह का जो एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है या ट्रांसग्रेशन रहता है, वो भी फिर नहीं हो पाएगा। अब फिर से एक डॉक्टर किंग का कोटेशन है, ड्यूरिंग वेकिंग cerebral system, basal ganglia and the automatic with the spinal column system are not in harmonious balance but are in constant opposition and conflict, while actually the total rhythm and balance between them is the inherent design. तो जो अंदर इनहेरेंट डिज़ाइन है हमारे अंदर, जैसे हमने देखा कि भाई एक परमात्मा ने हमारे अंदर एक इनहेरेंट डिज़ाइन बना के सब व्यक्ति को यहाँ भेजा है, या जिसको कहते हैं कि एक प्रकार की एक कुछ पोटेंशियल चीज़ हमारे अंदर पड़ी है, इस तरह का वो हमें भगवान ने दिया हुआ है। पर हमारे जो अंदर की जो सिस्टम है, जैसे कि सेरेब्रल सिस्टम मतलब कि जो मस्तिष्क तंत्र है, वो बेजल गैंग्लिया मतलब जो पायारो ज्ञान तंत्र होता है वो, और फिर स्पाइनल कॉलम के साथ में जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन की जो सिस्टम जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका कामकाज जो है वो हारमोनियस नहीं है, वो एक दूसरे के साथ में काम नहीं करते, वो बैलेंस में काम नहीं करते हैं। पर उसका जो है वो एक उसके अंदर एक अपोजिशन और कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक विरोध अंदर रहता है, एक अंदर संघर्ष चालू रहता है। और जो टोटल रिदम और जो बैलेंस होना चाहिए, जो कि इनहेरेंट डिज़ाइन है, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं होती है। तो यही बात तावरिया जी ने खास पकड़ के रखी है, और जो बांट दिया है वो इस चीज़ का कि भाई किस तरह रिदम और बैलेंस हमारे अंदर आ जाए। तो एक इंटरनल रिदम और एक प्रकार का जो हमारा जो रेशियो है उसके अंदर बैलेंस। तो फिर ये वही 2428 से 2482 से निकल के आगे 5221 का जो बैलेंस है वहाँ तक हमें जाना है। तो
चारों तंत्र जो है हमारे वो बैलेंस में काम करते हैं। उसके साथ में रिदम भी हमारे अंदर एस्टेब्लिश होती है, और फिर इंटरनल जो अलग अलग रिदम है वो भी फिर काम करती है। श्वास की रिदम और इंटरनल अलग अलग रिदम, ये सब फिर एक हार्मोनी में काम करने लगेंगे। To be as per the design of rhythm and balance is the state of the complete or whole or developed individual, but otherwise one can never experience the internal rhythms, and so are produced the three types: 1. Intellectual, 2. Emotion and sex, and 3. Practical and materialistic man, that is all one-sided abnormal individuals. अब यहाँ दो प्रकार के हम व्यक्ति को देख सकते हैं कि जिसके अंदर एक व्यक्ति ऐसा है कि जो ये हमारी इनहेरेंट डिजाइन के अनुरूप जो व्यक्ति जीता है, मतलब जिसने अपने अंदर रिदम और बैलेंस को एस्टेब्लिश कर दिया है, ऐसी व्यक्ति के जिसको हम होल या कंप्लीट व्यक्ति कह सकते हैं या डेवलप व्यक्ति कह सकते हैं। और दूसरा ये ऐसे लोग हैं कि जो ये चीज़ों को अनुभव नहीं करते, जिसके अंदर रिदम और बैलेंस नहीं है, तो उसके अंदर फिर ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती है। इंटेलेक्चुअल मतलब कि बौद्धिकता जो है वो, फिर इमोशन और सेक्स, या फिर मटेरियलिस्टिक मैन मतलब भौतिकवादी व्यक्ति, मतलब कि वन साइडेड इसका जो डेवलपमेंट होता है, और वो एबनॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कहते हैं। अगर सब जगह के ऊपर, सब सेंटर्स के ऊपर डेवलपमेंट होता है तो फिर उसको रिदम और बैलेंस कहते हैं, और वो हमारे इनहेरेंट डिजाइन के अनुरूप हो गया। पर अभी ऐसा ज़्यादातर लोगों के अंदर होता नहीं है। दिस इंटरनल डिसहार्मोनी इज रिफ्लेक्टेड इन आउटवर्ड एनिमोसिटी। अब जो ये अंदर इंटरनल ये डिसहार्मोनी है, ये जो अंदर कुमेल है या असंवादिता है, वो क्या बार फिर लाएगी हमारे अंदर, ध्रुना का भाव लाएगी या बैर भाव लाएगी। तो अंदर कई लोगों को के अंदर ये चलता ही रहता है, कोई कारण नहीं होता है, पर फिर भी कुछ भी देखते हैं, कोई व्यक्ति को देखते हैं तो अंदर एक ध्रुना का भाव आ जाता है। उसके अंदर कोई चीज़, पुरानी चीज़ याद आ जाती है तो एक अंदर बैर भाव अंदर एक याद आ जाता है। तो ये जो है वो उसका कारण इंटरनल डिसहार्मोनी है। तो ये अंदर की असंवादिता है, उसको हमें इसके ऊपर ध्यान देना है और इसके ऊपर फिर आगे जाके काम करके उसको ठीक करना है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, वी delude ourselves when we deny our personal prejudices which the other type can discern. अब ऐसी व्यक्ति जो होती है वो दूसरे को, एक दूसरे को समझ नहीं सकती है, और हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर, हमारे घरों के अंदर, पूरी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है तो बस एक ही यही है कि कोई एक दूसरे को समझ नहीं सकता है, न समझने का प्रयत्न करता है। तो क्योंकि ये अंदर डिसहार्मोनी जो पड़ी हुई है, और डिसहार्मोनी के कारण कोई एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं, और फिर इससे झगड़ा वगैरह चालू रहता है। We delude ourselves when we deny our personal prejudices. तो जब हम अपने पर्सनल प्रिजुडाइसिस है, जो हमारे अंदर जो प्रिजुडाइस चल रहा है, जो एक प्रकार की ग्रंथि, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह के जो प्रिजुडाइसिस से हम जो पीड़ित है, वो उसको जब हम ना कहते, हम कहते कि नहीं मेरे अंदर तो कोई प्रिजुडाइस है ही नहीं, तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। और ये 100 में से 90 लोगों के अंदर ये होता है कि जब हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर तो ये थोड़ी गड़बड़ी है, ये तुम्हारे अंदर ये प्रिजुडाइस है, देखो तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो गया है, तुम खाली यही सोचते हो, ये तुम प्रिजुडाइस हो गए हो, तो व्यक्ति तुरंत इनकार कर देगी, अरे ऐसा है ही नहीं, ये तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा हकीकत में। जब हम कहते हैं कि ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, पर हकीकत में सच्चाई का मापदंड क्या है, या फिर हम जिसको कहें कि भाई सच्चाई से नज़दीक कौन व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वो, कि जो सामने वाली व्यक्ति देखता है वो। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ हम हमारे अंदर ही क्या चल रहा है वो नहीं जानते, पर दूसरों को दिखाई देता है और वो जान लेता है कि भाई ये चीज़ इसके अंदर पड़ी है।
और अब अगर वो व्यक्ति कहेगा हमें कि भाई तुम्हारे अंदर तो ये है, तो हम तुरंत इनकार कर देंगे। तो ये एक इस प्रकार की हमारी पूरी साइकोलॉजी है और हर व्यक्ति इस तरह ही जीता रहता है। कैन वी एनकाउंटर ए पर्सन विथ ऑल थ्री फंक्शंस बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द इनहेरेंट डिजाइन? तो कोई व्यक्ति जो है जिसके अंदर ये इनहेरेंट डिजाइन के मुताबिक उसने अभी अपना एक डेवलपमेंट कर लिया है और वो इसी तरह उसके जब फंक्शन अंदर हो रहा है बैलेंस में, तो ऐसे व्यक्ति का क्या हम उसको एनकाउंटर कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति के सामने हम खड़े रह सकते हैं? हैफेजार्ड एक्सटर्नल स्टिम्युली कॉजेस हैफेजार्ड एनर्जी डिस्चार्जेस। अब अगर एक्सटर्नल जो स्टिम्युली होता है, कोई बाहर से एक उत्तेजना आई और उसके कारण वो आकस्मिक रूप में जो होता है और उसके कारण हमारे अंदर जो एनर्जी है उसका भी फिर वही हैफेजार्ड रूप में ही होता है, आकस्मिक रूप में ही होता है। तो स्टिम्युलेशन आकस्मिक रूप में बाहर से आता है और उसके साथ में एनर्जी का डिस्चार्ज भी एक आकस्मिक रूप में होता है। जैसे कि कोई ऐसा स्टिम्युलेशन आया कि जिसने हमें उत्तेजित कर दिया, किसी ने कोई गाली दी या कुछ और किया और हम उत्तेजित हो गए, तो फिर जो जिस मोमेंट हम उत्तेजित होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, वो निकल जाती है, उसका व्यय हो जाता है। इट इज देयरफॉर ऑब्वियस दैट द ऑर्गेनिज्म कम्स टू स्लीप with certain of its organic energy exhausted but other hardly expended। तो हम जिसको कहते हैं कि भाई, जिसको निद्रा कहते हैं कि भाई रात होती है और हमें निद्रा आती है, तो क्यों आती है, शरीर की निद्रा क्यों आती है? क्योंकि हमने ये जो ऑर्गेनिक एनर्जी जो है हमारी, उसका हमने एग्जॉस्ट कर दिया, उसका हमने व्यय कर दिया। तो जैविक ऊर्जा, ऑर्गेनिक एनर्जी मतलब जैविक ऊर्जा जो हमारी होती है बेसिक, उसको हमने एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो उसके कारण स्लीप आती है। स्लीप क्या है कि फिर से वो जो एग्जॉस्ट हो गई एनर्जी उसको फिर से भर के हमें फिर से ताज़ा माजा बना दे, इस तरह की प्रक्रिया के लिए ये चीज़ भगवान ने दी है कि एक स्लीप आती है, फिर से हम सब उसमें रिचार्ज हो जाता है और हम फिर से फ्रेश होके दूसरे दिन उठ सकते हैं। पर कुछ एनर्जी ऐसी भी होती है कि जो बिना यूज किए पड़ी रहती है। तो क्योंकि अंदर हार्मनी नहीं है या बैलेंस नहीं है, तो कई जगह पर ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाती है। खास करके हमारी इमोशनल एनर्जी दिन भर में सबसे ज़्यादा जाती है। इंटेलेक्चुअल एनर्जी और जो हमारी और मूवमेंट की एनर्जी है वो बहुत कम जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम दिमाग लगाते नहीं हैं, तो इंटेलेक्चुअल एनर्जी हमारी कम जाती है, मूवमेंट भी हमारी कम होती है। आजकल तो सबके पास व्हीकल होते हैं, बाहर जाते हैं तो भी व्हीकल लेके जाते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी इमोशनल एनर्जी का ही व्यय होता है, दूसरी एनर्जी का यूज़ कम होता है। दिस डिनाइज द ट्रू ह्यूमन डिज़ाइन। अब इस तरह की जो स्थिति बनती है अंदर, तो वो जो ट्रू ह्यूमन डिज़ाइन जो है, जो व्यक्ति के, जो एक सच्चा व्यक्ति की जो एक अंदर डिज़ाइन या इसका जो एक हेतु है, वो चीज़ को डिनाई करता है, वो चीज़ नहीं है। एंड वी आर नॉट इवन डिसमेड एट दिस प्रेजेंट कंडीशन। और प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी ये स्थिति है कि जहाँ हमारा इम्बैलेंस से जीते हैं, हमारी कई एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो जाती है, कहीं नहीं होती है, अंदर गड़बड़ी है, इम्बैलेंस है, पर इसका हमें कोई डिसमेड, हमें कोई क्षोभ नहीं होता है, न कोई हमें कोई पछतावा होता है, अंदर कोई रिमोर्स होता है, न कोई वो चीज़ हमें एक अंदर डंक मारती है कि अरे ये ऐसा किस तरह। जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलती है, उससे कभी भी जो कुछ गलती होती है या उससे एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं होती या कम होती है या कुछ छूट जाता है, तो एक उसके अंदर हमेशा एक डंक लगता है, उसको एक अंदर पीड़ा होती है कि ये आज मुझसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। पर इस तरह का डिसमेड हमारे अंदर कुछ होता ही नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे चलते रहते हैं। तो फिर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए एक अंदर एक प्रकार की आग होनी चाहिए,
और वो आपके अंदर ये चीज़ होती है कि जो गलती होती है या जो चीज़ मिस होती है तो उसका अंदर एक दर्द होता है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैडनेस, मैडनेस कंसिस्ट इन नॉट रिकॉग्नाइजिंग फैक्ट। तो मैडनेस क्या है, पागलपन क्या है, कि जिसके अंदर हम हकीकत को जानते ही नहीं है, हकीकत को स्वीकार ही नहीं करते हैं, वही मैडनेस है। और क्या है, ए स्वॉर्म of contradictory thought and desires, and in spite of this to talk of freedom in connection with acts which are actually thus determined by our prevalent internal condition is madness। तो एक हमारे अंदर जो कॉन्ट्राडिक्टरी विचार चल रहा है, इच्छाएं चल रही है, एक विचार उठता है, उसके बाद में दूसरा विचार उसके विरुद्ध का होता है, एक इच्छा अंदर उत्पन्न होती है और दूसरी फिर उसके बिल्कुल विरुद्ध की होती है। इस तरह का जो स्वॉर्म है, पूरा एक झुंड है हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। और हम बात तो इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, आसमान छूने वाली बात, मतलब कि जब दो धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं उसकी बात सुनोगे तो बस फ्रीडम से नीचे कम की तो वो बात ही नहीं करेंगे। तो जैसे फ्रीडम इतना सस्ता पड़ा हुआ है, मुक्ति मोक्ष, इनकी ये लोग बात करते रहते हैं, जैसे कि ये एकदम एट हैंड है, हाथ में ही है, इस तरह का। और काम कैसे करते हैं, हमारा कनेक्शन अगर काम का देखते हैं तो हमारा काम इतना पुअर होता है, या कई बार तो इतने बिल्कुल अच्छे नहीं कह सकते, ऐसे हमारे कर्म होते हैं। और फिर हम बातें मुक्ति की करते हैं। तो इस तरह की जो हमारी अंदर की जो इंटरनल कंडीशन है, जो प्रिवेलेंट वर्तमान जो अंदर की स्थिति है, आंतरिक स्थिति, उसको ही मैडनेस कहते हैं। तो एक यहाँ इसका कहने का ये बताया है कि अंदर इम्बैलेंस है, अलग अलग विचार चल रहा है, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति बन रही है, और हम बात कुछ और प्रकार की करते हैं, और ये सारी चीज़ जो है वो एक मैडनेस की निशानी है। When a person registers passively in his or her experience, the man contends that he or she cannot possibly avoid registering। अब जब व्यक्ति के हम जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो चीज़ का हमें एक्सपीरियंस कब होता है, कि जब उसका रजिस्ट्रेशन ठीक रूप से होता है। अब रजिस्ट्रेशन भी दो रूप से होता है, एक एक्टिवली रजिस्ट्रेशन होता है और एक पैसिवली रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि आपने कुछ सामने चीज़ पड़ी है, उसके ऊपर खाली नज़र डाल दी, तो थोड़ा रजिस्ट्रेशन तो होगा, पर वो पैसिवली रजिस्ट्रेशन होगा। और एक चीज़ को आपने एकदम इंटेंसिटी से, एक गहराई से आपने कोई चीज़ को देखा, तो एक रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन का अनुभव होगा, वो एक अलग चीज़ का होगा उसके अंदर। और इस तरह व्यक्ति एक समाधान कर लेता है कि वो जो है वो रजिस्ट्रेशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि रजिस्ट्रेशन होगा ही, वो चाहे एक्टिव फॉर्म में हो या पैसिव फॉर्म में। इन दैट केस दैट पर्सन इज ए विक्टिम ऑफ डेल्यूजन। अब जब ये व्यक्ति ऐसा फील करता है, तो ऐसे किस्सों के अंदर वो व्यक्ति जो है वो भ्रमना का शिकार होता है। दैट इट इज ही और शी एंड नॉट द इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म ऑफ द cerebral cortex, topsoil of midbrain left and right 1 to 2 millimeters deep that have generated the experience। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कोई एक्सपीरियंस होता है, तो व्यक्ति ऐसी मान लेती है, उसके इस तरह की भ्रमना होती है कि जैसे कि उसने वो अनुभव किया, हालांकि वो अनुभव उसने नहीं किया है, पर जो इंटरनल जो कामगिरी है, जैसे कि ये एक सेरेबल कॉर्टेक्स जो है, ब्रेन का जो हिस्सा है, कि जिसके अंदर उसकी सरफेस के ऊपर का जो मिड राइट ब्रेन और मिड लेफ्ट ब्रेन थोड़ा नीचे 1 से 2 मिलीमीटर नीचे का होता है, वहाँ कुछ घटित होता है, वहाँ एक इंटीग्रेटेड एक मैकेनिज्म वहाँ बनता है, संकलित यांत्रिकता वहाँ होती है। तो उसके कारण हकीकत में तो हमें अनुभव होता है, पर व्यक्ति ऐसे मान लेती है कि ये तो देखो मैंने जो ये
ये पैसिवली या एक्टिवली जो रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके लिए मुझे ये अनुभव हुआ। मतलब वो अपने आप को अंदर डाल देता है। होता है ये हकीकत में दूसरी जगह पर और ऑटोमेटिक होता है, पर व्यक्ति अपने आप को बिन जरूरी इन्वॉल्व कर देता है इसके अंदर। This active awareness practice and the practice of observing the erratic behavior of the organism plus the exercises we practice in third meeting are exercises and processes to improve the organism. But by themselves, these exercises or processes do not and cannot serve the purpose of the catalyst. अब हमें ये इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमें ये तो करना ही है कि एक्टिव अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना है। फिर हमारा जो बिहेवियर जो है, चंचल बिहेवियर, उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। और साथ में जो हमें जो एक्सरसाइज बताई थी प्री सेंसिंग की थर्ड मीटिंग के अंदर, तो प्री सेंसिंग की एक्सरसाइज ये सब भी हमें करते रहना है डेवलपमेंट के लिए। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस है वो तो है कैटालिस्ट को अंदर बनाना। मतलब कि जो इन शॉर्ट ब्रेन और माइंड जो इकट्ठे होके ये सब कर रहे हैं, उसको डिवाइड करना, उसको अलग करना जो है। मतलब ब्रेन अपना काम करे और माइंड अपना काम करे, माइंड एज ए कैटालिस्ट के रूप में काम करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रैक्टिसेस वगैरह करते करते ये हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो हमारा पर्पस है और उसको वो हमें सर्व करना है। तो ये मन जो अपने आप में एक तटस्थ रूप में आ जाए, कैटालिस्ट के रूप में आ जाए, और ब्रेन जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अपना कामकाज करता रहे, ये स्थिति को बनाना है। और इसके लिए ये चीज़ें उपयोगी तो है, एक्टिव अवेयरनेस भी उपयोगी है, या ऑब्जर्वेशन भी उपयोगी है, प्री सेंसिंग भी उपयोगी है, पर फिर भी ये कैटालिस्ट इससे जन्म ले लेगा या ये माइंड अलग हो जाएगा, वो कह नहीं सकते। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंटरनल बैलेंस does eventually create periodic state of active awareness। तो जब जैसे जैसे इंटरनल बैलेंस हमारा अंदर आता जाता जाएगा, इस तरह पीरियोडिक एक्टिव अवेयरनेस भी आती जाएगी। पीरियोडिक मतलब क्या है कि कांस्टेंट एक्टिव अवेयरनेस नहीं है। एक्टिव अवेयरनेस है, उसके बाद में फिर पैसिव अवेयरनेस आएगी, पैसिव अवेयरनेस ज़्यादा चलेगी, फिर ज़रा जाग जाएंगे और एक्टिव अवेयरनेस में आ जाएंगे। इस तरह जो ये पीरियड है एक्टिव अवेयरनेस का, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी हमारा पैसिव अवेयरनेस का पीरियड ही ज़्यादा से ज़्यादा है, धीरे धीरे आगे जाके वो एक्टिव अवेयरनेस का पीरियड बढ़ता जाएगा। सच अवेयरनेस कैन रीच द हाइएस्ट एंड नोबलेस्ट स्टेट and then every moment of life is conscious active awareness. This state is depicted in diagram 3b। और फिर आगे जाके हमारी अवेयरनेस इतनी ऊंची हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी कि जिंदगी की हर एक क्षण जो है वो हम पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, पूरी एक एक्टिव अवेयरनेस के साथ हम जी पाएंगे। फिर कोई बेहोशी का कोई सवाल नहीं होगा, कोई पैसिव अवेयरनेस से नहीं होगा, हर चीज़ जो है वो एक्टिव अवेयरनेस से होगा। और ये जो स्थिति बनती है वही 3B की स्थिति है, या जिसको हम जैसे आगे आया था इस तरह बुद्धा नेचर या क्राइस्ट नेचर भी जिसको कहते हैं, तो वो मन की स्थिति बुद्धा नेचर या क्राइस्ट नेचर, ये स्थिति बन जाती है कि ऑल द टाइम एक्टिव अवेयरनेस से जीना या माइंडफुलनेस से जीना, और उसको डायग्राम 3B की स्थिति भी कहते हैं। टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अवेकननेस और एक्टिव अवेयरनेस और माइंडफुलनेस फॉर एनी appreciable length of time needs great effort, and till this is established there is no hope। तो ये स्थिति को पाना, एक्टिव अवेयरनेस की स्थिति को लाना, पाना और उसको मेंटेन करना, ये एक बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए। और जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है तब कोई नहीं है, पर जब तक एस्टेब्लिश नहीं है तब तक तो कोई आसान नहीं है। क्योंकि कोई आसान नहीं है मतलब ये है कि फिर से हम नीचे की ओर भी चले जा सकते हैं। आज थोड़ा काम किया और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, कल
काम नहीं हुआ, कुछ लिथर्जी आ गई या कुछ और हो गया, तो फिर से हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए ये ग्रेट एफर्ट चालू रखना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये भी एक 3B की स्थिति की बात कर रहा है। यहाँ हमारी 6 मीटिंग खत्म होती है। हालांकि ब्लैक वॉल्यूम के अंदर और कुछ दिया हुआ है, पर अभी हम जेरोक्स से पढ़ते हैं तो ये इस समय लिया नहीं है, फिर आगे देखेंगे। अब 7th मीटिंग के लिए थोड़ा समय है अपने पास, 15 मिनट, तो 7th मीटिंग पढ़ते हैं। 7th मीटिंग 27 दिसंबर 1984, ब्लैक वॉल्यूम के अंदर पेज नंबर 325, 325। Further to what we have noted in the earlier meetings, we shall clarify a few more points in this meeting. From Orthodox Yoga and Zen schools, the new schools have taken root and their approach is totally different. Let us note the difference in their approach. तो अभी इस मीटिंग के अंदर भी कुछ और बात वो ऐड करना चाहते हैं कि एक बात ये है कि जो ये ज़ेन योगा जो है, योगा और ज़ेन स्कूल, तो एक योग की स्कूल है और एक ज़ेन की स्कूल है। और ज़ेन स्कूल जो है वो जापान वगैरह साइड पर ज़्यादा, उसका चाइना वगैरह साइड पर डेवलपमेंट हुआ है, उसको ज़ेन स्कूल कहते हैं। अब वो उसमें भी जो है योगा एंड ज़ेन स्कूल के अंदर दो अप्रोच है, एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है और एक अप्रोच है। एक नया ग्रुप बना है और एक पुराना ग्रुप जो है पुरानी पद्धति के ऊपर काम करता है, उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। और नई स्कूल जो है वो नई स्कूल वो कुछ और उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या कहती है? दिस बॉडी इज लाइक ए बोधि ट्री, द माइंड इज लाइक ए मिरर ब्राइट, टेक हीड टू कीप इट ऑलवेज क्लीन एंड लेट नॉट डस्ट कलेक्ट अपॉन इट। मतलब क्या कि ये जो हमारा शरीर है वो बोधि वृक्ष जैसा है। बोधि वृक्ष होता है इस तरह का, मतलब बोधि का मतलब जो बोध, जिसको बोध हो गया है वो बोधि। तो बोध रूप एक ये हमारा शरीर है और हमारा मन जो है वो एक दर्पण जैसा है। पर कैसा? ब्राइट दर्पण, एक चमकदार दर्पण जैसा है हमारा मन। और वो मन जो है वो हमेशा क्लीन रहे, एकदम स्पष्ट रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। और उसके ऊपर कोई डस्ट, धूल वगैरह न चिपक जाए, उसका हमें ध्यान रखना है। अब इसके सामने न्यू स्कूल क्या कहती है? देयर इज नो बोधि ट्री, नो स्टैंड ऑफ मिरर ब्राइट, सिंस ऑल इज वाइट, वेयर कैन द डस्ट एलाइट। तो ये सब उसको डिनाई कर देते हैं कि कोई बोधि ट्री जैसा कुछ है ही नहीं, न कोई ऐसा कोई दर्पण है, चमकदार कोई दर्पण है जिसको माइंड को जो दर्पण कहते हैं, ऐसा मन ही नहीं है, न शरीर है न मन है, क्योंकि सब चीज़ वॉइड है, खाली है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ एम्प्टीनेस या वॉइड या खालीपन है। तो फिर उसमें ये धूल आना या चिपकना ये कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। मतलब कि दोनों का अप्रोच एकदम अलग है। ये जैसे कि सारी चीज़ों का इनकार कर देते हैं। और हमारे यहाँ भी इसी तरह की दो परंपरा, जैसे कि एक योग परंपरा और एक वेदांत परंपरा। तो वेदांत परंपरा के अंदर इस तरह का जब अंतिम बात आती है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये सारा जो जगत है वो ब्रह्म ही है, जिसको हम ये लोक कहते हैं, ये शरीर कहते हैं, मन कहते हैं, ये कुछ है ही नहीं, सब कुछ है जो है वो ब्रह्म है। तो ये एक अल्टीमेट रियलिटी है, पर इसको बहुत नीचे उतार दिया विचारों के अंदर और सब गड़बड़ हो गई। और इसी तरह योग जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो वो सारी चीज़ों को स्वीकार करता है कि हाँ भाई शरीर भी है, मन भी है, ब्रेन भी है, इंद्रिया भी है, और इसके सहारे ही हमें धीरे धीरे करके इन चीज़ों से मुक्त होना है।
तो ये परंपरा हमारे यहाँ भी इस तरह की है। To this, the Orthodox school reacts. Nowadays, everyone practicing Zen will pretend that he has attained Bodhi, but without knowing that he has already been caught in the net of false thoughts and perverted views. Will not such practice be harmful to the coming generation all over the country? अब जो ये न्यू स्कूल ने जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल का विचारों को इनकार कर दिया, तो फिर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ने फिर से ये रिएक्ट किया और वो कहते हैं कि भाई आजकल तो जो लोग कोई ज़ेन की प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसा ढोंग करते हैं कि जैसे उन लोगों को बोधि प्राप्त हो गई, मतलब एनलाइटन हो गए। इस तरह का जो साधक है, ज़ेन साधक, वो इस तरह का ढोंग करते हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि वह ये खुद ही ऐसे गलत विचारों के अंदर, फॉल्स थॉट के अंदर और परवर्टेड व्यूज, विकृत दृष्टि के अंदर वो खुद फंस गए हैं, इसकी जाल के अंदर फंस गए हैं। वो खुद वो जानते नहीं है, वो लोग समझते नहीं। और इस तरह की प्रैक्टिस जो है, जो न्यू स्कूल जो प्रैक्टिस करता है, वो क्या हार्मफुल नहीं है? जो जनरेशन आने वाली है इसके लिए तो ये चीज़ हार्मफुल ही है। इस तरह का ऑर्थोडॉक्स का एक आर्ग्यूमेंट है। उसके सामने फिर से और आगे यही ऑर्थोडॉक्स के ही आगे विचार चल रहा है। कहते हैं, नावेडेज बिफोर दे आर प्रॉपरली सीटेड ऑन देयर मैट्स, द यंग बॉस्ट ऑफ देयर अवेकनिंग एंड राइट एम्प्टी सेंटेंसेस। तो जो साधक है अभी तो उसने आसन लगाया भी नहीं है, वो बैठा भी नहीं है, ना कोई साधना की है, ऐसे लोग बॉस्टिंग करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो जाग गए हैं, हमारे तो अवेकनिंग हो चुका है, और कोई इस तरह का एम्प्टी सेंटेंस, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं ना, इस तरह की बातें वो करने लगते हैं। If people can do easily awaken now, and if we compare them with those ancient disciplinarians, this later would seem really stupid, but these young people are only arrogant and are still ignorant. तो कहते हैं कि भाई अगर इतना आसान होगा ये जागृति या उत्थान की स्थिति, जागृति की स्थिति प्राप्त कर लेना इतना आसान होता, तो हमारे जो प्राचीन जो हमारे जो ऋषि महर्षि या जो लोग हो गए डिसिप्लिन वाले, जिन्होंने जो डिसिप्लिन के ऊपर भार देते थे, ऐसे लोग ने जो कहा है, तो ये दोनों के बीच में तो ये नए लोग हैं वो तो स्टूपिड जैसे दिखते हैं, और ये नए लोग जो है वो एरोगेंट भी है, मतलब कि घमंडी भी है, और इग्नोरेंट भी है, मतलब कि अज्ञानी भी है। तो ये एक दूसरों को काटते रहते हैं। एक तो वो लोग कई कुछ कहते हैं, ये लोग इनको ब्लेम करते हैं। इस तरह दोनों आमने सामने ये थॉट चलते रहते हैं। हालांकि ये बात तो कुछ सही है कि हमारे यहाँ भी योगा के अंदर भी जो नए नए लोग होते हैं और थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो उनको ऐसा हो जाता है कि हमने तो बहुत कुछ जान लिया, समझ लिया। जैसे हमारा हठयोग में पहले कहते थे कि वे थोड़ा किसी ने आसन प्राणायाम कर लिया और कुछ स्पाइनल में कुछ इस तरह का कुछ मूवमेंट फील होता है, तो लोग क्लेम करने लगते हैं कि देखो हमारी तो कुंडलिनी अब जाग गई है। तो इस तरह हर जगह के ऊपर, और योग के अंदर भी जो ध्यान करते हैं वो चाहे किसी प्रकार का भी ध्यान है, पर वो लोग क्लेम करते हैं अब हम पहुंच गए हैं, समाधि लग गई है, वैसा वैसा। तो ये हर जगह पर इस तरह का लोग क्लेम करने लगते हैं, कुछ पहुंचे नहीं हैं, कुछ डीप में काम नहीं किया है, पर इस तरह की बातें होती रहती है। तो यहाँ ऑर्थोडॉक्स का ये खत्म होता है। अब तावड़िया जी खुद कहते हैं, व्हेन आई हियर ऑफ TM, मतलब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, being achieved so easily and people claiming to have so easily achieved without proper disciplines, method or study,
to my mind come to the same thought as stated above. तो वो जब ये 84 की ये पेपर है, तो उस समय कुछ 10-15 साल तक जो महर्षि महेश योगी करके थे, उन्होंने ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की एक टेक्निक दी थी, और छोटी टेक्निक थी, पर वही था कि उस समय भी वो तो उसमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं होता था, एक मेडिटेशन की टेक्निक थी और कुछ समय के लिए करना होता था, पर लोग इस तरह के ही क्लेम करने लगते थे। तो तावड़िया जी यहाँ कहते हैं कि जब मैंने ये टीएम के बारे में ये सब मैंने जाना और लोग इस तरह की क्लेम करते थे, तो ये जो ऊपर जो बात जो है, जिस तरह के ऊपर के स्टेटमेंट है, वही बात मेरे दिमाग में भी वो बात आती थी। The pity is the old schools believe in too much disciplines and does not allow the wisdom good to pour, and the new school is too anxious for the cloud to pour and overlook certain few disciplines of the thinking instrument area of the brain, and this is because the wonderful brain structure one is not familiar with. तो ये दो यहाँ तावड़िया जी कहते हैं कि दोनों एक अटी के ऊपर जाते हैं। एक जो है वो पुराने लोग जो है वो ये डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार दे देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, इस तरह की एक एटीट्यूड इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल वाले के अंदर आते हैं। ज़्यादा डिसिप्लिन का ये होता है, और जो विजडम अंदर, ये सारी चीज़ों के द्वारा विजडम अंदर आना चाहिए, हमारे ऊपर विजडम का क्लाउड बरसना चाहिए, उसके ऊपर भार नहीं देते हैं और ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर भार देते हैं। इसी तरह जो नई स्कूल के लोग जो होते हैं वो ऐसा ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये ज्ञान का जो क्लाउड है वो हमारे ऊपर वो बरस जाए, और वो लोग कुछ डिसिप्लिन को ओवरलुक कर देते हैं, उसको चूक जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और उन लोगों को ये भी पता नहीं कि ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया जो है, वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया किस तरह काम करता है ब्रेन का, और ये नहीं जानते। इसीलिए फिर ये दोनों के अंदर ये गड़बड़ी है। ऑर्थोडॉक्स वाला के अंदर एक ज़्यादा डिसिप्लिन की बात करने से, और ये नए लोग जो है ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब विचार प्रक्रिया क्या है, विचार किस तरह इसके ऊपर काम किया जाता है, इसको किस तरह रोका जाता है वगैरह, जो विचार किस चीज़ है वो लोग समझते हैं, नई स्कूल वाले समझते नहीं हैं, और फिर इसके कारण वो ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। पर अगर कोई समझता है कि वंडरफुल ब्रेन स्ट्रक्चर को अगर वो फेमिलियर हो जाता है, तो फिर वो इस तरह की ये चंचल प्रवृत्ति नहीं करेगा। मतलब न्यू स्कूल वाले जो है उसको ये सीखना है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई वॉन्ट दैट यू शुड नो both the slower and the faster methods. I must however warn that the faster method that encourages the leap without discipline is dangerous in as much as should the leap fail, that is fall short, one falls into a bottomless abyss. The best way would be to follow the great Buddha. First the limited slow method, and when ready and prepared to take the final leap. तो यहाँ तावड़िया जी दोनों का एक कॉम्प्रोमाइज़ की या एक ऐसी ये चीज़ बताते हैं कि भाई ये दोनों में से जो है वो दोनों को क्या करना है कि क्योंकि एक की जो जैसे कि ऑर्थोडॉक्स है, इन लोगों की स्लो मेथड है, और ये जो न्यू स्कूल वाले हैं उनकी फास्ट मेथड है। तो अगर ये नहीं होता है कि आप पहले से ही फास्टर मेथड के ऊपर आप चले जाते हैं, और जो लीप छलांग मारने की जो बात होती है ना, एक जंप में कुछ और करना नहीं, बस छलांग मारो और निकल जाओ, मन के बाहर निकल जाओ। लोग ऐसी बहुत बातें करते हैं कि मन के ऊपर निकल जाओ, ऐसा करो वैसा करो, जैसे एकदम से भ्रमत होती है इस तरह। तो
ये जो एक लिप की बात है वो बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं कि वेरी डेंजरस। और अगर लिप ये फेल होता है, अगर आप छलांग मारते हो, जैसे कि फिजिकली किसी ने छलांग मारी और वो चूक गया तो क्या होता है, उसकी हड्डी पैर सब टूट जाता है। तो इसी तरह ये जो यहाँ जो आध्यात्मिक जो ये छलांग मारने की बात है, वो अगर वो ये फेल हो जाती है तो वो बॉटमलेस गहराई के अंदर वो फिर चला जाएगा, जिसका अंत नहीं है। ऐसी गहराई के अंदर वो व्यक्ति घुस जाएगी। तो सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि जो ग्रेट बुद्धा ने जो फॉलो किया था कि पहले धीरे धीरे करके स्लो मेथड को इसका अभ्यास करो, और फिर जब आप तैयार हो जाते हो कुछ साल के अंदर, फिर फाइनल जंप लगा के फिर मुक्त हो जाओ। तो इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब कि सावरिया जी ने यहाँ दोनों के बीच में का रास्ता निकाला है कि ना कोई एक ज़्यादा डिसिप्लिन में चले जाके बहुत स्लो में पड़ा रहना है, ना दूसरा ज़्यादा उत्सुक होके भागा भागी करता है। ये दोनों नहीं, पर दोनों को बीच में का, जैसे भगवान बुद्ध भी एक कहते हैं, उनका जो मार्ग है उसको मध्यम मार्ग कहते हैं। तो मध्यम मार्ग जो है वो यहाँ ये करना है। तो यहाँ समय हो गया है, रुकते हैं।